हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं उत्पादन फलन के प्रकार। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने समघातीय फलन के बारे में देखा था और हम लोग एक ये सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं सो दैट अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें या वीडियो लेक्चर को अटेंड करते जाएं तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को, भले वो कितने भी न्यूमेरिकल टाइप के हो, कितने भी टफ हो, वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये बोलने की बात नहीं है, ये आप जैसे जैसे करेंगे ये होता जाएगा। ठीक है, थोड़ा आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे जो यूजीसी नेट, गेट और सीएसआई नेट के बैचेस हैं, वो जुलाई मंथ में स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ बैचेस स्टार्ट भी हो चुके हैं। जो ऑफलाइन बैचेस हैं वो भोपाल सेंटर के लिए और रांची के लिए हैं, जबकि आप ऑनलाइन बैचेस हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हैं। आप फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए इन जो नंबर दिए गए हैं इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है। आप अपनी मर्जी के अनुसार जब आपको कन्वीनियंट लगे आप इसमें कांटेक्ट कर लें। अगर आपको डिटेल चाहिए तो पता कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करें। तो ये है हमारे उत्पादन फलन के प्रकार। ठीक है, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या देखा था कि कोई भी फर्म जब प्रोडक्शन करती है तो उसके लिए बहुत सारी चीजों का यूज करती है। ठीक है, तो उत्पादन के लिए साधन में हमने देखा था एक वस्तु के उत्पादन के लिए मेन मेन चीजें क्या थी अगर आप देखें तो। क्योंकि एक था भूमि, ठीक है, एक था श्रम, एक था पूंजी, एक था साहस और एक था संगठन। ठीक है, इसे हम फंक्शन के फॉर्म में लिख रहे थे, क्यू एक्स इक्वल टू एफ। भूमि को क्योंकि ये प्राकृतिक रिसोर्स है एन से दिखाते हैं, श्रम को आप एल से, लेबर से दिखाते हैं, कैपिटल को आप के से दिखा रहे हैं, साहस को आप किसी चीज से दिखा सकते हैं ई से, और संगठन को आप दिखा रहे हैं ओ से, मान लीजिए। अब इसमें हमारा जो मेन इंटरेस्ट है किसमें है? हमारा मेन इंटरेस्ट श्रम में और पूंजी में है। क्योंकि साहस को और संगठन को नापने का ना कोई हमारे पास स्केल नहीं है, मेजरमेंट, ठीक है, जिसे एक्यूरेट नाप पाए। और ये जो भूमि है ये जल्दी ज्यादा बढ़ता घटता नहीं है। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, तो आप देखिएगा ये उसके पास काम भर भूमि रहेगी जिसमें उसका प्लांट लग जाए, ऑफिस बैठ जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन ये दो चीजें, ये अक्सर आप देखेंगे ये बदलता रहता है, श्रम और पूंजी, और इसी के बेस पे उत्पादन जो है डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो हमारा फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन, ये सिर्फ हम दो के लिए लिखेंगे, Q इक्वल टू एफ, एल और के, जिसमें एल आपका लेबर है और के जो हो गया हमारा कैपिटल हो गया। ठीक है, अब आज हम लोग देखने वाले हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन का मतलब क्या है, परिभाषा से ही देख लें। और एक है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो देखिए, एक अल्पकालीन उत्पादन फलन उत्पादित की जा सकने वाली उत्पादन की अधिकतम मात्रा तथा उत्पत्ति के साधनों में कम से कम एक साधन या कारक को स्थिर रखते हुए सभी चरों के बीच तकनीकी संबंध है। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन देख रहे हैं कितना सटीक लिखा हुआ है। तो हम लोग ऐसे आम बोलचाल की भाषा में क्लास में बोलते हैं, डिस्कस कर समय में, तो हमारा लैंग्वेज बड़ा इजी होता है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें लैंग्वेज इसी टाइप का होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, आगे क्या कहते हैं ये डेफिनेशन, वह कारक जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं, स्थिर कारक। जबकि दूसरा कारक जिसमें फर्म परिवर्तन कर सकती है परिवर्ती कारक कहलाता है। परिवर्ती या परिवर्तनशील भी लिखा जाता है, परिवर्तनशील। ठीक है, दोनों डेफिनेशन। नाउ शॉर्ट टर्म में कम से कम एक कारण स्थिर होना चाहिए, यह डेफिनेशन आपको आगे चल के भी बहुत काम आएगा। कम से कम एक स्थिर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं Q इक्वल टू एल, फंक्शन है, ये फलन के लिए है, एल हमारा लेबर है। अब के के ऊपर ना ऐसे एक बार लगा दिया, इसका मतलब है के स्थिर है और हम लेबर में चेंज कर दें। ये नोटेशन का एक तरीका है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन में दिया रहेगा तो बताया रहेगा, आपको पता भी चल जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा रहता Q इक्वल टू एफ और एल के ऊपर बार रहता और के, इसका मतलब इस बार लेबर स्थिर है श्रम, और के में आप बदलाव कर सकते हैं।
ठीक है, इसे आप चेंज कर सकते हैं, इसमें बदलाव ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन इसको आप फिक्स रखेंगे। इस वाले में क्या था, कैपिटल जो है फिक्स है और आप लेबर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दीर्घकाल में क्या होता है, लंबे समय में उत्पादक के सभी कारकों में परिवर्तन कर सकते हैं, लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, सब में कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं। शॉर्ट टर्म में आप कुछ ही चीजों में परिवर्तन कर सकते हैं, ज्यादा लेबर जो है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक चीज आप यहीं पे जान लीजिए, जब अल्पकालीन उत्पादन फलन की हम बात करते हैं, अल्पकालीन, तो यहीं से निकल के आता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। क्या निकल के आता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। यहाँ जगह नहीं है, मैं थोड़ा नीचे लिख दूं। अल्पकाल में क्या निकल के आता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, अनुपातों का नियम। जबकि दीर्घकाल में क्या निकल के आएगा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम बात करें, ये शॉर्ट टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, ये है लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। दीर्घकाल में निकल के आएगा पैमाने का प्रतिफल, पैमाने का प्रतिफल। ठीक है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और ये हो गया रिटर्न टू स्केल इंग्लिश में। ठीक है, नाउ अब हम लोग आगे आएंगे ये देखने के बाद। तो आप देखिए, एक चीज क्लियर होगी पहले, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किसमें पढ़ना है आपको, अल्पकालीन उत्पादन फलन में। पैमाने का प्रतिफल किसमें पढ़ना है, दीर्घकालीन, और इसी में कॉब डगलस भी आएगा दीर्घकालीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग अभी इसको सीधे जंप करेंगे ना, तो फिर ये कोई क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा, तो हम लोग वन बाय वन करके करेंगे। अभी तक हमने प्रोडक्शन फंक्शन के बेसिक चीजों को देखा था, फिर हमने देखा था कि होमोजेनियस इक्वेशन, समघातीय फलन क्या होता है, उसे कैसे देखते हैं, उसकी डिग्री कोटि कैसे पता करते हैं। ठीक है, आज हम लोग अल्पकालीन और दीर्घकालीन फलन देख लें, इसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अब चलिए, इससे पहले हम लोग कुछ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो कुल उत्पादन को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसे कैसे दिखाएंगे, भले आप हिंदी में हो लेकिन फॉर्मूला में टीपी ही लिखा रहेगा। टीपी का मतलब हो गया टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, नाउ कभी कभी क्या होगा ना, नीचे एल लगाया रहेगा, इसका मतलब ये टोटल प्रोडक्शन है, ये लेबर के चलते हो रहा है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा, उत्पत्ति के अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करके उत्पादन की अधिकतम संभव मात्रा कुल उत्पादन कहलाती है। क्लियर, मतलब देखिए कैसे बोलेंगे कुल उत्पादन। अगर हम बोले श्रम का कुल उत्पादन, किसका, श्रम का कुल उत्पादन, इसका मतलब श्रम में हम लोग चेंज कर रहे हैं, टीपीएल, टोटल प्रोडक्शन, किसकी वजह से, लेबर की वजह से। यही हमारा क्यू है, कुल उत्पादन क्यू को बोलते हैं। और ये हो गया फंक्शन, हो गया किसका, फलन हो गया एल फॉर लेबर का। ठीक है, अगर ये हम देखते पूंजी का कुल उत्पादन, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा रहता है पूंजी का कुल उत्पादन, तो आप क्या लिखते, टीपी, यहाँ लिखते के कैपिटल के लिए, क्यू, और यहाँ फंक्शन में क्या हो जाता है, फलन में यहाँ पे हो जाता है कैपिटल। समझ में आ रहा है ना, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको बिल्कुल जानना ही जानना है, इसके बिना कोई गुजारा नहीं। अब आते हैं औसत उत्पादन में। तो उत्पत्ति के साधन की प्रति इकाई उत्पाद को औसत उत्पादन कहा जाता है, ये हम लोग जानते हैं। अब औसत उत्पादन कैसे, औसत आप सभी निकालने जानते हैं, आपका जो एग्जाम देते हैं क्लास में, 5 सब्जेक्ट की परीक्षा दी आपने, औसत मार्क कैसे निकालेंगे, औसत नंबर्स, औसत जो आपके प्राप्तांक है, सबको जोड़ेंगे और जितने सब्जेक्ट थे उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पे औसत उत्पादन दो तरह से निकाल सकते हैं। औसत को लिखेंगे एवरेज प्रोडक्शन, तो ए पी, क्या लिखेंगे, एवरेज प्रोडक्शन। मैं लिख दूं, आप लोग थोड़ा इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये काम आने वाला है। एवरेज प्रोडक्शन, अब एवरेज प्रोडक्शन भी दो तरह से हो सकता है। अगर ये एवरेज प्रोडक्शन है, लेबर की वजह से हो रहा है, तो एपीएल लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा उत्पादन की कुल मात्रा क्यू बटे लेबर की संख्या एल। लेकिन अगर ये कैपिटल में चेंज करने की वजह से हो रहा है, तो आप लिखेंगे एपी के, और यहाँ लिखेंगे क्यू तो कुल मात्रा हो गई, और नीचे हो जाएगा कैपिटल के। ठीक है,
अब आते हैं सीमांत उत्पादन। तो सीमांत उत्पादन क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है ना, मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? एमपी से दिखाएंगे। ये भी हो सकता है लेबर के लिए हो सकता है कैपिटल के लिए हो, तो यहाँ भी आ जाएगा एमपीएल और एमपीके। ठीक है, जैसे लेबर के लिए हो, हम नीचे देखते हैं, पहले इसका डेफिनेशन देख लें। क्या कहता है ये? उत्पादन के साधन की मात्रा में एक इकाई की वृद्धि करने से कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि को सीमांत उत्पादन कहा जाता है। क्या कर रहे हैं? उत्पादन के साधन में एक इकाई की वृद्धि कर रहे हैं, जबकि अन्य साधनों की मात्राओं को स्थिर रखा गया। इसे आप क्या बोलेंगे? मार्जिनल प्रोडक्शन। अब ये भी हो सकता है लेबर की वजह से हो, ये भी हो सकता है कैपिटल की वजह से हो। और मार्जिनल प्रोडक्शन अगर लेबर की वजह से हो तो आप लिखेंगे एमपीएल इक्वल टू, क्या कर रहा है? उत्पादन में होने वाली वृद्धि। तो चेंज को आप कैसे लिखते हैं? डेल्टा से। हमने पहले ही देखा था मांग की लोच वगैरह में, डेल्टा क्यू अपॉन, क्योंकि लेबर से है तो लेबर में चेंज को दिखाएंगे डेल्टा एल से। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल हो गया। कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पे डेल्टा क्यू या डेल्टा एल, ये डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट है, अवकलन अवकलज का। ठीक है, ये बाद में देखेंगे हम लोग, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे देखते जाएंगे। दूसरा, अगर आपका मार्जिनल प्रोडक्शन कैपिटल की वजह से हो तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे डेल्टा क्यू बटे डेल्टा, क्या यहाँ एल नहीं, यहाँ क्या के, क्योंकि कैपिटल की वजह से हो रहा है, या डेल क्यू अपॉन डेल के। डेल भी बोला जाता है, डेल्टा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला किसके लिए हो गए? हमारे सीमांत उत्पादन के लिए, मार्जिनल प्रोडक्शन के लिए हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में। अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, और इसमें इसके इस नियम से रिलेटेड कितने क्वेश्चन भी आए हो, हम लोग एक दो तो अभी ही करेंगे इसको पढ़ने के बाद, जो हमारे नेट के एग्जाम में आए हुए। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है इस नियम के अनुसार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये क्या बोलता है? इस नियम के अनुसार जब उत्पादन के अन्य साधनों की मात्राओं को स्थिर रखते हुए किसी एक साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तो सबसे पहले उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। ठीक है, ये हमारा पहली अवस्था है, इसे हम पहली अवस्था बोलते हैं। इसमें तीन अवस्थाएं होती हैं। मतलब पहली अवस्था में जब आप साधनों की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो उत्पादन जो है ना, वो बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा। फिर जो है, ये बढ़ेगा तो, लेकिन बढ़ने की दर घट जाएगी। ये हो जाएगी इसकी दूसरी अवस्था, और सबका नाम है, ये हम लोग देखते हैं। इसके लिए ग्राफ भी आपको देखना पड़ेगा। दूसरी अवस्था, अंत में क्या होगा? अगर आप साधनों की मात्रा बढ़ाते रहेंगे तो उसके अनुपात में आपको कम वृद्धि देखने को मिलेगी, मतलब घटने लगेगी। पहले बढ़ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे बढ़ने की वृद्धि दर जो है वो घट गई है, लेकिन यहाँ पे घटने लगेगा। ठीक है, जितना लगाएंगे उससे कम अनुपात में बढ़ेगा। ठीक है, अब इस नियम की व्याख्या कैसे करते हैं तो देखते हैं, चलिए एक एग्जांपल से। हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे एक किसान के पास भूमि जो है 2 एकड़। अब ये भूमि बदलने वाली नहीं है, तो भूमि भूमि हमने 2 एकड़ 2 एकड़ पूरा भर दिया। परिवर्तनशील इकाई जो श्रम है हमारा, लेबर, पहले 0 है, तो कुल उत्पादन यहाँ पे लिखा हुआ है क्विंटल में, और सीमांत उत्पादन क्विंटल में। अब देखिए, हमने श्रम की एक इकाई ली। ठीक है, एक से हमारा कुल उत्पादन कितना हुआ? 10। सीमांत उत्पादन भी आ जाएगा 10। ठीक है, जैसे हमने श्रम की मात्रा इकाई बढ़ाई 1 से 2, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 1 से 2 होने में ये 100% की वृद्धि हो रही है। कैसे निकालेंगे 1 से 2 होने में? तो देखिए, प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि वृद्धि का दर निकालना ना, प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू वास्तविक वृद्धि, वास्तविक वृद्धि बटे
प्रारंभिक राशि या प्रारंभिक मान गुणा 100। तो वास्तविक वृद्धि कितने की है? 1 से 2 में 1 की। प्रारंभिक मान तो एक ही है, गुणा 100। एक एक गया, कितना बचा? 100%। तो हमने यहाँ पे 100% की वृद्धि की, किसमें? श्रम में। आपको उत्पादन में कितना फर्क देखने को मिला? कुल उत्पादन में ये 10 से 24 हो गया। तो 10 से 24 हो गया तो प्रतिशत वृद्धि कितनी की हुई? तो आप निकालिए। एक मैं निकाल देता हूं, फॉर्मूला ये आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। 10 से 24 तो वास्तविक वृद्धि हुई 24 माइनस 10 मतलब 14 की, बटे मूल राशि कितने की थी? 10 की थी, गुणा 100। इसे काटिए, 14 दाहिए 140 आ गया ना, ये 10 140%। तो देखिए, आपने 100% श्रम बढ़ाया और आपको उत्पादन में कितना वृद्धि देखने को मिला? 140%। मतलब श्रम की इकाई से ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? ये पहला स्टेज है आपका, इसे बोलते हैं बढ़ता हुआ प्रतिफल, बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था। पहले स्टेज को बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था बोलते हैं। ठीक है, नाउ जो दूसरा है, 2 के बाद आपने 3 किया तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 50% की। आपने 50% की वृद्धि की, 24 से ये 40 हो गया, आपको अगेन जो है 66% की उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। तो जितना लगाया उससे ज्यादा मिला। तो ये भी कौन सी अवस्था है आपका? यहाँ पे बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। अब देखिए, अब ये जैसे जैसे आप इसे बढ़ाएंगे ना, उस हिसाब से ये एक जगह के बाद बढ़ेगा। तो जैसे ये 10 के बाद 24 हो रहा है, 24 से 40 हो रहा है, यहां तक ये दर जो है, बढ़ने की दर बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। अब इससे आगे बढ़ेगा तो यहां तक बढ़ रहा है, लेकिन दर जो है बढ़ने की दर, ये घट जाएगी। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 33 लगाया तो 25 हो गया। ठीक है, यहां तक ठीक है। 25 तो 12, तो ये जो दर है बढ़ने की दर, वो घटती जाएगी। और एक समय आएगा जब ये जो है ना, फर्दर अगर आप श्रम बढ़ाते रहे तो ये शून्य हो जाएगा और फाइनली आपका सीमांत उत्पादन भी माइनस में चला आ जाएगा और कुल उत्पादन भी घटने लगेगा। तो लास्ट वाली, तो सबसे पहली अवस्था होगी बढ़ते प्रतिफल की, दूसरी अवस्था हो गई आपके हास्यमान प्रतिफल की, जब दर जो है वो घट गई, और तीसरा जो हो गया वो है ऋणात्मक प्रतिफल। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं इसको ग्राफ से। तो ये एक टेबल से हमने आपको समझा दिया, एक तालिका से। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ग्राफ, ग्राफ को रीड करना। ठीक है, तो इस ग्राफ में भले ही आपको 2 घंटे लग जाए, आप इसे ना अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे हमने जब ये ग्राफ बनाया है तो ये है वाई एक्सिस में एपीएल, मतलब एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन मतलब औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन। यहाँ एक्स एक्सिस में हमने श्रम रखा है, और ये जैसे जैसे इधर आएंगे श्रम की मात्रा जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, श्रम की मात्रा जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है? तो पहले देखिए, पहले तो यहां से 0 से स्टार्ट किए। ये जो है, ये टीपी जो है, ये किसके लिए है? कुल उत्पादन के लिए, टोटल प्रोडक्शन। किसकी वजह से? लेबर की वजह से। अभी हम लोग सिर्फ लेबर में चेंज करें तो हर एक चीज लेबर के लिए। ये जो आपका एपीएल है, ये क्या है हमारा? एवरेज प्रोडक्शन, मतलब औसत उत्पादन। ठीक है, एपीएल किसके लिए है? औसत उत्पादन के लिए, औसत उत्पादन के लिए। ठीक है, जो आपका एमपीएल है, ये क्या है? सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, जो पहली अवस्था है, पहली अवस्था कहां से कहां तक जाती है? थोड़ा साइज छोटा कर ले, बड़ा हो गया। ठीक है, पहली अवस्था, तो पहली अवस्था देखिए, पहली अवस्था ये शून्य जो मूल बिंदु है, यहां से लेके एफ तक की अवस्था को हम पहली अवस्था बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? देखिए, जैसे जैसे आपने श्रम बढ़ाया, उससे ज्यादा अनुपात में आपको वृद्धि देखने को मिल रही है।
ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं, शून्य से लेके एफ तक, ये आपका जीरो है, ओ भी बोल सकते हैं यहाँ पे, मूल बिंदु ओ से लेके एफ तक पहली अवस्था में क्या हो रहा है, शुरुआत में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होगी, हमने देखा था, बढ़ती हुई दर से। ठीक है, दूसरा, अब ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एक एक करके। एपीएल अपने उच्चतम बिंदु पर यहां पहुंचता है पहले स्टेज में। एपीएल कौन सा है आपका, औसत उत्पादन, तो ये एपीएल की लाइन है, ये अपने उच्चतम, यहाँ हाथ से बनाने में थोड़ा सा दाएं बाएं हो सकता है, ठीक है ना, ग्राफ पेपर पे ये बहुत सटीक बनता है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ मतलब पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। एपीएल जो है अपने उच्चतम स्तर पे पहुंचता है, और जहां ये एमपीएल को कट करता है वहां एपीएल और एमपीएल दोनों बराबर होते हैं, तो यहीं पे कट करेगा, एक ही जगह पे, ये दोबारा कट नहीं करता। ठीक है, लेकिन आप देखिए एफ के बाद टीपीएल में ना जो वृद्धि है बढ़ती हुई दर से वो बंद हो जाती है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका जो ढाल है ना बहुत ज्यादा है, और यहाँ ढाल जो है ये कम हो गया, मतलब यहाँ जो वृद्धि की दर है वो घटने लगी है। यहाँ तक एफ तक वृद्धि की दर जो है वो बढ़ती हुई दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, एफ से लेके जी तक जो वृद्धि की दर है वो घट गई, और जी के बाद जो है ये घटने लगी। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या लिख रहे हैं, एफ के बाद टीपीएल में बढ़ती हुई दर से वृद्धि बंद हो जाती है, किसके बाद, एफ के बाद। ठीक है, बिंदु एफ पर टीएफएल की प्रवृत्ति उन्नतो दर से अवनतो दर हो जाती है, आप इसको याद रखेंगे। और इसी स्टेज वन को आप बोलते हैं बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, क्योंकि आप जितना लगा रहे हैं उससे ज्यादा आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है। जहां से ये पॉइंट बदलता है, जहां से ये बढ़ते हुए दर से घटते हुए दर पे पहुंच जाती है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या नतिवर्तन बिंदु। हिंदी में क्या बोलते हैं, नतिवर्तन बिंदु, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, एफ है। ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां से जो वृद्धि दर है वो घटने लगती है। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाएंगे स्टेज टू में, द्वितीय अवस्था। तो द्वितीय अवस्था क्या है, द्वितीय अवस्था को आप बोलते हैं ह्रास्यमान प्रतिफल की अवस्था। ठीक है, ये काफी बार क्वेश्चन में आया, क्वेश्चन देखें, ह्रास्यमान मतलब एपी जो है, एवरेज प्रोडक्शन, अपने शिखर पर पहुंचने के बाद एमपी से ऊपर हो जाता है। देखिए एपी जो है शिखर पे पहुंचने के बाद एमपी से ऊपर हो गया, एमपी तो नीचे आ गया, अब ऊपर हो गया, लेकिन नीचे की ओर गिरने लगता है, उत्पादन जो है, औसत उत्पादन नीचे की ओर गिरने लगता है। ठीक है, सेकंड स्टेज में, ये आपका मेन काम है, ये आपको याद रखना है, जिस पे कभी क्वेश्चन है। ठीक है, काफी क्वेश्चन है इसमें। नाउ इसके बाद हम लोग आ जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, ह्रास्यमान प्रतिफल की अवस्था, सेकंड स्टेज को। वृद्धि दर जो है कम हो गई, उत्पादन की वृद्धि दर कम हो गई। तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। मतलब ये कब से प्रारंभ होगा, बिंदु जी के बाद से। देखिए जहां पे जो मार्जिनल प्रोडक्शन है ना, ये टच करता है एक्स एक्सिस को, या शून्य होता है, उसी समय जो कुल उत्पादन है सबसे ज्यादा होता है। जहां ये शून्य टच किया, जीरो को, यहाँ पे ये कुल उत्पादन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये कहां से प्रारंभ होगा, बिंदु जी से, कुल उत्पादन इसके बाद गिरने लगेगा, और इसको बोलेंगे ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। तो ये जितना लिखा हुआ है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है, इस ग्राफ का शेप भी याद कर लेना है। और अगर ग्राफ समझने में दिक्कत हो तो आप बेहिचक मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं ग्राफ के लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर बना दूंगा, जिससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, इतना करने के बाद अब आते हैं कुछ सवाल पे जो हमारे यूजीसी नेट के पुराने क्वेश्चन में आए हुए हैं। अभी क्या बोलता है, ये बोल रहा है राशिमन प्रतिफल नियम निम्न में कब प्रारंभ होता है। तो हमने कहा था ना ये सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, अलग बार आया है, लेकिन देखिए दोनों के ऑप्शन में अलग अलग, मतलब क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। तो राशिमान प्रतिफल नियम निम्न में से कब प्रारंभ होता है, जब कुल उत्पादन बढ़ने लगता है। ऐसा होता है क्या, नहीं। ठीक है, कुल उत्पादन बढ़ने लगता है वो तो क्या है आपका, बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था है। कुल उत्पादन कम होने लगता है, नहीं, ये तो ऋणात्मक वाली होगी। जब सीमांत उत्पादन बढ़ने लगता है और जब औसत उत्पादन कम हो, इन दोनों में आपको देखना है, सीमांत उत्पादन बढ़ने लगता है, ह्रास्यमान। सेकंड स्टेज ह्रासमान है, सीमांत उत्पादन तो घटने लगा यहाँ पे।
ठीक है, सीमांत उत्पादन या घटने लगा, तो आप क्या बोलेंगे, सीमांत उत्पादन बढ़ने लगता है, गलत हो गया, ये तीनों गलत हो गया, तो बचेगा कौन, आपका डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, जब औसत उत्पादन कम होने लगता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे औसत उत्पादन एपीएल, यहाँ से ये घटने लगा तो ये कम होने लगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, जब औसत उत्पादन कम होने लगता है, ये हमारा सही है। दूसरा भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये ऑप्शन अलग है। क्या बोल रहा है, राशिमान प्रतिफल का नियम तब लागू होता है जब कुल उत्पादन में वृद्धि शुरू हो जाती है, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं। कुल उत्पादन में गिरावट आने लगती है, नहीं, ये तो तीसरा स्टेज हो गया। सीमांत उत्पादन में वृद्धि होने लगती है, नहीं, सीमांत उत्पादन में गिरावट आने लगती है। तो देखिए सेकंड वाले स्टेज में सीमांत उत्पादन में गिरावट आने लगती है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। तो आप देख रहे हैं ना, अगर आप इस ग्राफ को ठीक से नहीं समझेंगे तो फिर ये क्वेश्चन बनने से रहा। ठीक है, तो ये हमने अभी क्या देखा, राशिमान नियम प्रतिफल के संबंधित जो क्वेश्चन थे वो कर लिए, और हमने परिवर्तनशील अनुपातों का नियम देख लिया, ये किसमें आता है, अल्पकालीन में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग दीर्घकालीन पे चलेंगे। दीर्घकालीन की देखने के बाद हम लोग कॉप डगलस पे आ जाएंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उससे तो बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इतना आप करके रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, सो दैट जो बाकी नीडी लोग हैं उन्हें भी इसका फायदा मिले। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।